आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 26 दिन से आंदोलन कर रहे अन्नदाताओं ने आज से अनशन शुरू कर दिया है। तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने यूपी सरकार के रवैये के खिलाफ चक्का जाम कर दिया। इस बीच सरकार ने एक बार फिर किसानों को बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सुबह 11 बजे से 11 किसान अनशन पर बैठे तो कल 11 बजे से अगले 11 किसान अनशन पर बैठेंगे। फिलहाल ये भूख हड़ताल रेस्टोरेशन होगी और अगले 3 दिन तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। देश में 100 जगहों पर इस तरह से 3 दिन तक किसान अनशन करेंगे। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सिंधु बॉर्डर की। सिंधु बॉर्डर पे जो सबसे बड़ा मंच है, जो संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली का मंच है, उस पर आप देखिए कि आगे के सीरीज में जितने लोग बैठे हैं, अगर आप एक एक करके काउंट करें, ये वो लोग 11 लोग हैं जो आज अनशन पे बैठेंगे। इसके बाद इनको कल कोई और रिप्लेस करेगा। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों ने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया और अपने खून से खत लिखकर पीएम मोदी से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, इसके अलावा एक और इसका रूप है जिस ब्लड डोनेशन कैंप के सहारे लोग अपने खून से ये जो चिट्ठियाँ लिखी हैं, ये देखिए तमाम जो चिट्ठी लिखी गई वो वॉलंटियर को अपने ब्लड से चिट्ठी लिखे। और ये किसको लेटर आपने किसको एड्रेस किया? ये मोदी सरकार को कर रहे हैं। ये आप कंटेंट की बात करें तो क्या लिखा आपने? थोड़ा पंजाबी में। हमने प्रधानमंत्री जी को हमने लिखा है, जो हमारा हक है ये दो। टीकरी बॉर्डर पर भी अन्नदाताओं ने अनशन किया और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगे की रणनीति में को लेकर के यहाँ पर तैयारी चल रही है। आखिर किया क्या जाए, इस बात को लेकर के यहाँ पर विचार चल रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप 26वां दिन आज आपका हो गया ठंड में, तो संघर्ष जारी है जी हमारा। सरकार तो न्योता दे ही रही है, आपको बातचीत को बुला रही है। देना पड़ेगा, धीरे धीरे उनको आस्ता आस्ता देना पड़ेगा, आना पड़ेगा रास्ते पे। आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे संघर्ष जारी रहेगा जी। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों ने भी अनशन किया। न्यूज 24 से बातचीत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सरकार से जल्द समाधान निकालने की अपील की। तो आज चले जाएंगे विज्ञान भवन में। नहीं, कोई मीटिंग हो रही है इसके लिए, कब होगी? तो वे बताएंगे ना। हम तो विज्ञान भवन पे बैठना चाह रहे हैं, भेजो विज्ञान भवन पे। अब चलते हैं, देखेगा पुलिस से जा लेना। पक्के टेंट काट दिए। अनशन के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी सरकार के रवैये से नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे 24 को बंद कर दिया और दिल्ली से यूपी जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। किसानों ने कहा कि यूपी से प्रदर्शन में आ रहे किसानों के ट्रैक्टर रोके जा रहे हैं, जिन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए। गाजीपुर पर बॉर्डर की ये तस्वीर देखिए। अचानक यहाँ पर किसानों ने दिल्ली से आने वाले यातायात को अवरुद्ध कर दिया है। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन चल रहा था और केवल दिल्ली जाने वाला रास्ता ही बंद हुआ करता था। अभी अचानक से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। केंद्र सरकार लगातार किसानों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील कर रही है, बातचीत का न्योता भी दे रही है, लेकिन सरकार के रुख से किसानों का विश्वास लगातार घटता जा रहा है। प्रभाकर मिश्रा और पवन मिश्रा के साथ कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज 24। और इस बीच खबर यह भी है कि पंजाब के आढ़तियों ने बंद का ऐलान कर दिया है। आढ़तियों ने पंजाब की मंडियां 22 तारीख से 25 तारीख तक बंद करने का ऐलान कर दिया है। आपको पता ही होगा, इनकम टैक्स की हाल ही में कई आढ़तियों के खिलाफ छापेमारी हुई है और उसी के विरोध में 22 से 25 तक इन आढ़तियों ने मंडियां बंद रखने का ऐलान कर दिया। विशाल इंग्लिश और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या कह रहे हैं ये आढ़ती? मानक, आढ़तियों ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से उनके ऊपर दबाव की राजनीति चल रही है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी के चलते उन्होंने कल से अनिश्चित काल के लिए मंडियां बंद करने का ऐलान भी कर दिया है। और कहा गया है कि वो बढ़ चढ़कर जो किसान आंदोलन में भाग भी लेंगे और किसी भी तरह से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उससे डरेंगे नहीं, बल्कि जहां जहां पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी छापेमारी करेंगे तो वहां पर उसका विरोध भी किया जाएगा। विशाल एक सेकंड, पहले खबर यह थी कि 22 से 25 तक मंडियां बंद रहेंगी। आप कह रहे हैं कल से अनिश्चित काल के लिए ये मंडियां बंद कर रहे हैं? बिल्कुल मानक, अनिश्चित काल के लिए जो मंडियां हैं वो बंद करने का ऐलान किया है, क्योंकि 2 अलग अलग एसोसिएशनें हैं पंजाब में आढ़तियों की और दोनों ने ही पूरी तरह ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी किस्म का जो दबाव है वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। और इसी के चलते बागा पुराना में कल बैठक भी हुई थी, तो उसमें भी ये कहा गया है कि वो जो मंडियां हैं, मंडियों में किसी भी तरह से कोई भी पार नहीं करेंगे, बल्कि पूर्ण रूप से
मंडियों को बंद भी किया जाएगा, क्योंकि जो जहां पर भी गवर्नमेंट के अधिकारियों ने छापेमारी की है तो उन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा है और बच्चों से भी पूछताछ की है और एक दबाव की राजनीति उनके ऊपर चलाई भी जा रही है, जिसके चलते वो बढ़ चढ़कर किसान आंदोलन में भाग भी लेंगे और यही कारण है कि आने वाले समय में जो संघर्ष है उसको और तेज करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाल इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में कल 280 सीटों वाले डीडीसी चुनाव की मतगणना होगी। चुनाव नतीजों पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। बीजेपी को जम्मू के साथ कश्मीर से भी इस बार काफी उम्मीदें हैं। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के लिहाज से मंगलवार का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि सूरज के साथ साथ यहाँ 280 सीटों वाली जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव की गिनती होने वाली है। ये चुनाव इसलिए भी यादगार रहा है क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार वोटिंग हुई, जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में पिछले 25 दिनों से जारी डीडीसी चुनाव के नतीजे कल यहां पर जम्मू कश्मीर में घोषित किए जाएंगे और इसको लेकर सारी तैयारियां यहां पर प्रशासन और सुरक्षा की तरफ से कर ली गई है। श्रीनगर में यहां डल झील के किनारे बने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में यहां पर वोटों की गिनती की जाएगी और नतीजे घोषित होंगे। सुबह 7 बजे से ही यहां वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। मंगलवार को किसका मंगल होगा ये तो मतगणना पूरी होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बीजेपी को इस चुनाव से काफी उम्मीदें हैं। जम्मू के साथ कश्मीर में भी पार्टी इतिहास रचने को बेताब है। जम्मू कश्मीर में जम्मू रीजन में तो हम पहले से भी बहुत मजबूत रहे, लेकिन कश्मीर वैली में हमें 1-2% वोट आता था, लेकिन मैं आज यहाँ पर खड़े होकर आपको कह सकता हूँ कि कमल खिलेगा। घाटी के अंदर भी, डल के अंदर तो कमल होता ही है, लेकिन हमारा निशान जो है वो नहीं आता था। इस बार कमल खिलेगा और हम जीतेंगे। 8 चरण की शांतिपूर्ण वोटिंग के बाद अब नतीजे पर पूरे देश की नजर है। फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई वाले गुपकार अलायंस के नेताओं के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी इस चुनाव में खूब पसीना बहाया है। चुनाव में 2 दर्जन पूर्व मंत्री और विधायकों ने भी किस्मत आजमाई है। आसिफ सुहाव, श्रीनगर, न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार पर आज आरजेडी ने समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें तेजस्वी यादव ने पार्टी के अंदर भीतर घात करने वालों को हार का मुख्य कारण बताया। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव में मिली हार और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, तेज प्रताप यादव सहित राजद के प्रदेश कार्यकारिणी के तमाम सदस्य मौजूद रहे। इसके साथ ही बैठक में चुनाव लड़ने वाले आरजेडी के तमाम प्रत्याशियों को भी शामिल किया गया। बैठक के बाद जहां तेजस्वी यादव ने हार के कारण गिनाए, तो वहीं जेडीयू ने इस समीक्षा बैठक की जमकर खिल्लियां उड़ाई। के बीच जाकर के धन्यवाद यात्रा में शामिल होंगे, क्योंकि चाहे जितना भी छल कपट किया गया हो, उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल जो है सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई है। कई बार लोग लड़ते हैं तो लोग सोचते हैं कि भाई फलना ना जीते, अगले बार हम उम्मीदवार होंगे। तो जो भी अगर कोई भीतरघात करेगा तो उस पर ठोस कार्रवाई होगी। ऐसे आयोजन केवल लोगों को गुमराह करने के लिए कराए जाते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव को अपने अंदर की उन खामियों को पहचानना होगा, जिसकी वजह से आज भी जनता के दिलों में वो जगह नहीं बना पाए हैं। चुनावी नतीजे आने के 41 दिनों के बाद आरजेडी की यह पहली बैठक हुई, जिसमें लंबे समय बाद तेजस्वी यादव सामने आए। कहा जा रहा है कि आरजेडी की समीक्षा बैठक के सिलसिले में ही तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों रांची जाकर पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पिछले हफ्ते पंचायत चुनाव में हार का मुंह देखने वाली राजस्थान कांग्रेस को स्थानीय निकाय चुनाव में जबरदस्त कामयाबी मिली है। पार्टी ने बीजेपी के 3 गुना निकायों पर कब्जा जमा लिया है। पंचायत चुनाव के हार के जख्म गायब हो गए। निकाय चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को जश्न का मौका दे दिया। राजस्थान में 50 नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस 15, बीजेपी 4 और निर्दलियों ने 31 निकायों में दबदबा बनाया। कांग्रेस ने निर्दलियों की मदद से
बीजेपी के 3 गुना निकायों में अपना अध्यक्ष बना लिया। इस तरह राजस्थान में कांग्रेस के 36 निकाय, बीजेपी के 12 निकाय और निर्दलीय 2 निकायों में अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब रहे। बीजेपी से 3 गुना निकायों पर कब्जा जमाकर कांग्रेस ने शहरी क्षेत्र में अपना दबदबा साबित कर दिया। कांग्रेसी फूले नहीं समा रहे। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने मेहनत की और 2 साल का जो अच्छा शासन था हमारी सरकार का, और 2 साल में जो कोरोना के समय में सरकार ने बेहतर प्रबंधन किया, उसका असर नगर निकाय चुनाव में देखने को मिला। पिछले निकाय चुनाव की तुलना में कांग्रेस ने इस बार बड़ी छलांग लगाई है, लेकिन बीजेपी इसे सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और आंकड़ों के खेल का नतीजा बता रही है। जहां जब जिसकी सरकार होती है अधिकांश पंचायत राज में उसका परफॉर्मेंस बेटर आता है। आज हमारी सरकार नहीं है और अभी तो 21 के ही चुनाव हुए हैं, उस 21 में से भी हम 13 जीत के आए हैं। इसका मतलब कांग्रेस को जनता ने नकारा है। पिछले हफ्ते आए पंचायत चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस खेमे में जबरदस्त बेचैनी ला दी थी। ग्रामीण इलाकों में मजबूत कहे जाने वाली कांग्रेस को अपने कई मजबूत गढ़ बीजेपी के हाथों गंवाने पड़े थे, लेकिन निकाय चुनाव में मिली जीत से कांग्रेसियों का मनोबल बढ़ गया है और 3 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में भी इसका असर दिख सकता है। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। राजस्थान में दीपावली की तरह नए साल में भी सन्नाटा दिखेगा। कोरोना के कारण अशोक गहलोत सरकार ने इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन में आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। राजस्थान में इस बार नए साल का जश्न फीका रहेगा। कोई भी शख्स आतिशबाजी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जश्न से जरूरी जिंदगी है, जिसको खतरे में डाल रहा है कोरोना। जश्न में अमूमन भीड़ होती है और आतिशबाजी से दूषित होती है हमारी आबो हवा। यही वजह है कि कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान अशोक गहलोत सरकार ने दिवाली की तरह न्यू ईयर सेलिब्रेशन में भी पटाखे फोड़ने पर पाबंदी लगा दी। कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। अपने ट्वीट में गहलोत ने लिखा, लोग नए वर्ष का जश्न अपने घर में परिवार के साथ मनाएं, भीड़ भाड़ से बचें और आतिशबाजी नहीं करें। यह स्वयं के व दूसरों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। कोरोना वायरस महामारी को लेकर जो निर्देश उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को दिए हैं, राजस्थान उनका कड़ाई से पालन करेगा। पिछली दीपावली को भी राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर रोक लगा दी थी, जिसका कोरोना संक्रमित मरीजों की सेहत पर काफी सकारात्मक असर भी देखने को मिला था। आतिशबाजी के कारण होने वाला प्रदूषण भी कोरोना संक्रमण के कारण बीमार लोगों की जान पर काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है, और यही कारण है कि इस बार अशोक गहलोत ने साफ कर दिया, जिस तरह से बिना आतिशबाजी के दीपावली मनाई गई थी, उसी तरह से अब नया साल का जश्न भी बिना आतिशबाजी के ही मनाया जाएगा। योगी सरकार का हंटर प्रदेश के भूमाफियाओं और हिस्ट्री शीटरों पर बदस्तूर जारी है। आज फिर एक माफिया के आलीशान घर पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया। आलीशान मकान पर फिर चला योगी सरकार का बुलडोजर। यूपी में ऑपरेशन नेस्तनाबूद के तहत फिर टूटा माफिया का घर। प्रयागराज के अतरसुइया इलाके में बना ये भव्य मकान मलबे में तब्दील हो गया। ये मकान यूपी के हिस्ट्री शीटर और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेहद खास बिजनेस पार्टनर अब्बास खान का है, जिसे प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी और दर्जन भर जेसीबी मशीन की मदद से ढहा दिया। कुख्यात अपराधी मोहम्मद अब्बास खान का अवैध निर्माण है। ये हिस्ट्री शीटर है, अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य है, गैंगस्टर अधिनियम में निरुद्ध हो चुका है पूर्व में। इसके द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 800 वर्ग गज में ये 3 फ्लोर का अवैध निर्माण कराया गया था, जिसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया था प्रयागराज विकास प्राधिकरण में, जिसके क्रम में आज प्रशासन और पुलिस के सहयोग से इसको पूरा ध्वस्त कराया जा रहा है। कुछ दिनों पहले अब्बास का सिविल लाइंस में बना मैक टावर भी सीज कर लिया गया था। आपको बता दें कि प्रयागराज में अब्बास खान पर 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। प्रदेश में भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ऑपरेशन नेस्तनाबूद चला रही है, जिसके तहत अब तक कई माफियाओं के गैर कानूनी मकानों पर बुलडोजर और अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। प्रयागराज से मानव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। लंबे समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा को खराब सेहत की वजह से कल रात एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। कल जन्मदिन मनाया और आज जिंदगी को अलविदा कह दिया। 93 साल की उम्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता मोतीलाल वोरा ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे मोतीलाल वोरा को 2 दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि इससे पहले वो कोविड-19 से भी संक्रमित हुए थे। तब उनका इलाज दिल्ली एम्स में हुआ था। इलाज के बाद वो ठीक होकर घर लौट आए थे। राहुल गांधी ने दुख का इजहार किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, वोरा जी एक सच्चे कांग्रेसी और अद्भुत इंसान थे। हम उन्हें बहुत मिस करेंगे। उनके परिवार और दोस्तों को मेरा प्यार। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके मोतीलाल वोरा केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। लंबे समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा की जगह 2018 में राहुल गांधी ने अहमद पटेल को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन अब उनका भी निधन हो चुका है। मोतीलाल वोरा के निधन पर तमाम कांग्रेस नेताओं ने दुख का इजहार किया है। दूसरे दलों के नेताओं ने शोक भी जताया है। सभी दलों के लोग वोरा जी को बहुत पसंद करते थे और रिस्पेक्ट देते थे। मुझे लगता है कि उनके जाने से एक इतना बड़ा नुकसान हुआ है जो न केवल पार्टी को प्रभावित करता है बल्कि देश की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। उनका निधन केवल कांग्रेस की क्षति नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने अपना प्रिय पूर्व मुख्यमंत्री खोया है, तो देश ने एक वरिष्ठ राजनेता खोया है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। मोतीलाल वोरा राजनीति में आने से पहले पत्रकार थे और कांग्रेस में आने के बाद वो आखिर तक संगठन के लिए काम करते रहे। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चंद महीने पहले वायरल वीडियो के जरिए मशहूर हुए दिल्ली में बाबा का ढाबा चलाने वाले बाबा आपको याद होंगे। उस वीडियो में बाबा अपना दर्द सुना रहे थे, लेकिन अब न सिर्फ बाबा की किस्मत बल्कि बाबा भी काफी बदल गए हैं। देखिए। आरामदायक कुर्सी पर इतरा रहे इन बाबा को आप पहचान तो गए होंगे। अगर नहीं पहचाना तो जरा ये तस्वीर देख लीजिए। जी हां, वायरल वीडियो के जरिए रातों रात मशहूर हुए ये है बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद, जिनकी किस्मत तो वीडियो वायरल होने के बाद से ही बदल गई थी, लेकिन फल अब मिल रहा है। ये है बाबा का नया ढाबा, एक चाइनीज रेस्टोरेंट जिसे बाबा ने लोगों से मिले पैसों के मदद से खोला है। उन्होंने इसकी सजावट करवाई है और अपना सपना पूरा होने पर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। बेटा हमें बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। बाबा कभी सोचा था कि वो ये जो जनता है वो आपको उस ढाबे से निकाल कर यहाँ रेस्टोरेंट में बिठा देगी? हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, मगर हम आज जनता का धन्यवाद करते हैं कि हमें कहाँ से सड़क पर से ला करके इस कुर्सी पर बैठा। बाबा ने नया रेस्टोरेंट तो खोल लिया है, लेकिन जिस ढाबे ने उनकी जिंदगी बदल दी वो भी उसी रूप में उसी जगह रहेगा और बाबा दोनों का जिम्मा संभालेंगे। तो आप देखिए कि किस तरह से सोशल मीडिया ने आज बाबा की जिंदगी को बदल दिया और बाबा के ढाबे को एक नए रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।